एक बार दो फौजी होते हैं। एक का नाम होता है नेकचंद और दूसरे का नाम होता है बलवीर सिंह। दोनों फौजी बहुत ही हिम्मत वाले, महान और जांबाज होते हैं। अब वो अपनी पूरी नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद जब वो घर आने की तैयारी करते हैं तो वो आपस में दोनों बात करते हैं कि भाई हम रिटायर तो हो गए, चलो इतने दिन बाद में अपने घर जा रही हैं तो अपने माँ बाप, बच्चे और पत्नी के लिए कुछ खरीद कर ले चलते हैं। उसमें दोस्तों एक का नाम होता है बलवीर सिंह, एक का नाम होता है नेकचंद। तो दोनों फौजी मिलकर और ठहाका मारकर हंसते हैं और अपनी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग करने के लिए वो अपने दिल जान से अपने माँ बाप, बच्चे और पत्नी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं और फिर वापस से शहर से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन तभी दोनों फौजी एक जगह रुक जाते हैं। तो बलवीर कहता है नेकचंद को कि नेकचंद यार, हमने परिवार के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ खरीद लिया, लेकिन हम दोनों ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। तो नेकचंद कहता है हाँ भाई, बात तो यार तेरी ठीक है बिल्कुल, चलो हम अपने लिए भी ले चलते हैं। फिर बलवीर बोलता है कि घर जाएंगे तो परिवार वाले भी यही बात बोलेंगे कि हम सब के लिए आप इतना कुछ ले आए और अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। तभी दोनों फौजी ठहाका मारकर हंसते हैं और चल कहते हैं चलो हाँ 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 ठीक है भाई, चल हम कुछ लेने चलते हैं अपने लिए। तभी वो दोनों फौजी एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं। कपड़े की दुकान बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर होती है। सेठ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने बहुत सारे कपड़े निकलवाए, देखे और लास्ट में उनको एक सफ़ेद रंग का पजामा कुर्ता पसंद आता है। दोनों फौजी उस पजामे कुर्ते को खरीद कर घर की तरफ चलने लगते हैं। उन्होंने उस दुकान पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि वो सब कुछ शॉपिंग कर चुके होते हैं और उन्होंने जल्दबाजी में ही अपने लिए कपड़े खरीद लिए। फिर वो शहर की तरफ जाने लगते हैं अपने गांव की बस पकड़ने के लिए। तब वो रिक्शा में बैठ जाते हैं। रिक्शा में बैठ के जब उनको अपनी बस दिखाई देती है तो वो रिक्शा से उतर जाते हैं और नेकचंद कहता है कि भाई बलवीर, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, रिटायर होने के बाद बस कभी कभी मिलना होएगा, तो आज तो किराया मैं ही दूंगा। बलबीर सिंह कहता नहीं भाई, किराया तो मैं ही दूंगा रिक्शा का। उन दोनों में आपस में बहसबाजी होती है और इस बहसबाजी का फ़ायदा उठाते हुए नेकचंद अपना पर्स टटोलने लगता है। लेकिन उसने बहुत देर तक पर्स टटोला और उसका पर्स कहीं भी नहीं मिला। फिर वो एकदम हक्का बक्का सा रह गया और बलबीर को बोलता है कि भाई मेरा पर्स तो कहीं भी नहीं मिल रहा। तो वो कहता अरे भाई और कहाँ जाएगा, यहीं रखा होगा, देख तू अपने सामान में देख, वहीं मिलेगा। नेकचंद बहुत देर तक उस पर्स को देखता है लेकिन उसको कहीं भी नहीं मिलता। फिर बलबीर उसको दिलासा देते हुए कहता है कि भाई तू घबरा मत, चल हम कपड़े की दुकान पे वापस चलते हैं, क्योंकि हम पूरी मार्केट में और तो कहीं भी नहीं गए, उसी सेठ की दुकान पे गए थे जहाँ से हमने सफ़ेद रंग का पजामा कुर्ता लिया है। फिर नेकचंद कहता है हाँ भाई बात तो तेरी सही है, और बोले रिक्शा में भी हम कहीं भी नहीं उतरे, 5 मिनट का रास्ता है, चलो हम चल पड़ते हैं। इस तरह बलबीर सिंह और नेकचंद दोनों उस दुकान पर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी नेकचंद कहता है कि यार इतने दिन बाद में हम घर जा रहे हैं, मैं 5 मिनट में अपना पर्स लेके मैं अपनी बस में चढ़ जाऊंगा और तू, तेरे परिवार वाले तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तू अपने गांव वाली बस में चला जा। बलबीर बहुत कहता कि नहीं भाई मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन नेकचंद बिल्कुल भी नहीं मानता और वो अकेला ही दुकान पे चला जाता है। नेकचंद बोलता है कि भाई बलबीर, मुझे सेठ ईमानदार लगता है, वो जाते ही मेरा पर्स दे देगा। उसके मन में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी कि सेठ उसका बटुआ नहीं देगा। और नेकचंद सेठ की दुकान पर अपना बटुआ लेने चला जाता है। लेकिन जैसे ही नेकचंद उससे अपना बटुआ मांगता है, सेठ के मन में लोभ आ जाता है और वो कहता है कि भाई यहाँ तेरा कोई भी बटुआ नहीं रहा। नेकचंद उससे बहुत प्रार्थना करता है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे याद आ गया, मैं यहाँ पे अपना पर्स भूल गया था, वो उसमें मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है और प्लीज़ आप मुझे दे दो, मेरा पूरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसी में है। लेकिन सेठ के मन में इतना लालच आ जाता है कि वो उसकी आंखों के आंसुओं पर भी नहीं जाता।
नेकचंद गिड़गिड़ाता है कि भाई प्लीज़ दे दो, भाई प्लीज़ दे दो, लेकिन उसके मन में कहीं भी कोई तरस या दर्द महसूस नहीं होता सेठ की आंखों में। इस तरह नेकचंद को संभालने वाला भी कोई नहीं होता और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दुकान से जब वो 2 कदम की दूरी पर जाता है तो वह उस बात को सोच सोच के उसके गहरा सदमा लग जाता है कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई, अब मैं घर जाके क्या करूँगा, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोच। दोस्तों, जून का महीना होता है और कड़कती हुई धूप होती है और नेकचंद अपना मानसिक बैलेंस खो चुका होता है, यानी कि मानसिक संतुलन। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और वह राहों में कड़कती धूप में भटकता भटकता उसे किसी चीज़ का नहीं पता, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है एक सदमे में। उसे ये भी याद नहीं है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, ना उसे ये याद है कि मेरा कोई घर परिवार है। बस वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। चलते चलते उसमें पूरी थकान हो चुकी है, उसके पैरों में भी बिल्कुल ताकत नहीं रही और वह अपने रास्ते पे चलता जा रहा है। चलते चलते वो एक खेत में जा पहुंचता है। खेत में उसे बहुत कड़कती प्यास लगती है। तो जब उसे कड़कती प्यास लगती है तो वो एक कुएं को देखता है। कुआं यानी कि और कुएं को देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं वहां जाकर अब पानी पीऊँगा। उस टाइम कुएं के ऊपर एक बहुत ही सुंदर औरत पानी भर रही होती है। दोस्तों, कुएं से पानी निकालना इतना आसान नहीं होता। एक बाल्टी होती है, बाल्टी के एक बहुत बड़ी रस्सी बांध दी जाती है और फिर उस रस्सी के सहारे कुएं के अंदर बाल्टी पानी भर के लाती है। लेकिन वो जब उस औरत को देखता है तो नेकचंद उस औरत की तरफ इशारा करता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला देना। औरत उसको देख भी लेती है और उस औरत के मन में भी आता है कि मैं ये आदमी आएगा तो मैं उसको पानी पिलाऊंगी। लेकिन जब वो देखती है कि ये आदमी तो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और ये तो बहुत देर में यहाँ तक पहुँचेगा, तो वो औरत पानी भर कर उसका इंतज़ार नहीं करती और वो घड़ा उठा के चल पड़ती है। उस औरत के मन में ये ख्याल आता है कि जब तक वो आदमी यहाँ पानी पीने आएगा तब तक तो कोई दूसरी औरत भी यहाँ पानी भरने के लिए आएगी और उस प्यासे इंसान को पानी पिला देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नेकचंद भूखा प्यासा वहाँ गया कुएं के पास और वो बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई भी औरत पानी भरने के लिए नहीं आई। भूखा प्यासा वहाँ पे जाता है और वह इतना गहरा थका हुआ होता है, कुछ सदमे की वजह से वह वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है, यानी कि वो अपनी अंतिम सांस पूरी कर लेता है। उसके बाद जो औरत को कुएं पर पानी भर के घर जाती है, वो जैसे ही घर की दहलीज पर पैर रखती है, उस घर की दहलीज पर पैर रखते ही उसके इतनी गहरी ठोकर लगती है और वो अपने घर की दहलीज पर ठोकर खा के उसके सिर में गहरी चोट आ जाती है और वो भी वहाँ पे अपनी अंतिम सांस ले लेती है। वहीं यानी कि वो भी अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद दोस्तों, आप सोचते होंगे कि कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वास्तव में कहानी यहीं से शुरू होती है। अब उधर नेकचंद फौजी भी मर जाता है और उधर वो औरत भी मर जाती है। तभी उसी सेठ के घर में एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। सेठ उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, परंतु एक अफसोस की बात यह है कि सेठ की पत्नी उस बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। अब सेठ का वो सिर्फ एक जीने का सहारा वो लड़का रहता है और सेठ उसे दिलो जान से प्यार करता है, उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देता है, हर पल उसके साथ रहता है, उसके साथ टाइम बिताता है, हर जगह साथ रहता है और उसको मतलब कभी रोने ही नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो लड़का बड़ा होता है वो बीमार रहने लग जाता है और सेठ को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। अब सेठ को उसकी इतनी ज़्यादा चिंता रहने लगी, वो धीरे धीरे दुकान पे जाना भी छोड़ देता है।
परंतु उस दुकान से जो आमदनी होती है अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वो उसको अलग अलग हॉस्पिटलों में ले जाता है। उसने दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ उसने अपने बच्चे का इलाज न कराया हो। बच्चा कभी ठीक हो जाता, कभी फिर बीमार हो जाता, फिर कभी ठीक हो जाता, फिर कभी बीमार हो जाता। ऐसे करते करते बच्चा 18 साल का हो गया। बच्चा 18 साल का होते ही सेठ के रिश्तेदार और आसपास के लोग पड़ोसी कहने लगे कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की शादी होते ही सौभाग्य से क्या पता कि उस लड़की के भाग्य अच्छे हो और आपका लड़का ठीक ठाक रहने लगे। तो इस तरीके से सेठ के दिमाग में एक बात आई और उसने एक बहुत ही सुंदर सी कन्या को देख के उस अपने लड़के की शादी कर दी। दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है। जो सेठ के पास थी, दौलत थी, दुकान थी, ज़मीन थी, खेत थी, मकान थे, वो एक एक करके सेठ ने अपने बच्चे के इलाज के लिए खर्च कर दिए। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं रहा और सेठ इतना दुखी हो गया, रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपने बेटे को गोद में लिटा लिया और अपने बेटे के गले लग लग के खूब रोता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तेरे इलाज पे लगा दी, लेकिन तू ठीक नहीं हुआ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी दुकान, ना मेरे खेत, ना मेरे खलियान, ना मेरी ज़मीन, लेकिन तू ठीक भी नहीं हुआ। और बेटा मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊँगा एक पल भी। इतना कहते ही सेठ का बेटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बहुत तेज़ हंसने लगा। वहाँ खड़े सारे लोग देखने लगे कि सेठ का बेटा अभी तक तो इतना तेज़ बीमार था और अब इतना तेज़ तेज़ हंस रहा है। और बोला सेठ कौन बेटा, किसका बेटा? याद कर सेठ, आज से 18 साल पहले तेरी दुकान पर एक नेक चंद फौजी रिटायर आया था और उसने तेरे से सफ़ेद रंग का पजामा कुर्ता लिया और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वो तेरे दुकान पे भूल गया। वो फौजी तेरे आगे इतना गिड़गिड़ाया, इतना रोया कि सेठ मेरा पर्स दे दो, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। और वो फौजी भूखा प्यासा पागल होके कहीं मर गया, अपने परिवार से बिछड़ गया, उसका कुछ आता पता नहीं चला। और उसी टाइम तेरे घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। तू अपनी खुशी में इतना पागल हो गया कि तू ये भूल चुका था कि तूने किसी एक नेक इंसान की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई खाकर तू खुश हो रहा है। मैं वही फौजी नेकचंद हूँ और आज मैंने वही तेरे साथ किया है। मैंने तेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई अपनी बीमारी पे लगाई और आज तेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैंने सब कुछ मेरा तुमसे वापस ले लिया और अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही नौजवान लड़का दम तोड़ने लग जाता है। तभी उसकी पास खड़ी दुल्हन बोलती है कि ठीक है, इन्होंने जो किया वो किया, मैंने आपके साथ क्या किया जो तुम मुझे थोड़े से पल के लिए दुल्हन बनाकर छोड़कर जा रहे हो। तो फौजी फिर से हंसने लगा और बोले याद कर औरत, तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। तेरे पास पानी भी था और तुझे ये भी पता था कि मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मैं मर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तूने 2 मिनट के इंतज़ार के लिए तू मेरे को प्यासा ही छोड़ गई और मैं प्यासा ही वहाँ पे मर गया या मैंने दम तोड़ दिया। दोस्तों इतना सुनते ही कपड़े का व्यापारी, बहुत बड़ा सेठ, फफक फफक कर रोने लगा और कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था। उस टाइम उसने लालच में आके उस फौजी के सारे पैसे रख लिए, लेकिन उसे इस चीज़ का कितना बड़ा भुगतान करना पड़ा, उसने सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों इसलिए हमें कभी भी किसी से कुछ भी नहीं छीनना चाहिए। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को ये आदतें सिखानी चाहिए कि कभी भी किसी से छीनो मत। पैसा धन दौलत कमा के दिखाओ। दोस्तों इस कहानी का नाम है कर्म का फल
और ये कहानी मुझे मेरे पापा सुनाते थे, मेरे पापा को मेरे दादाजी सुनाते थे। और यह कहानी उस सेठ ने खुद लिखी है कि जो मैंने पाप या गलत काम किया वो आप कभी मत करना, क्योंकि हमें ज़रूर पहले कहते थे कि दूसरे जन्म में, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल हम जब गलत काम करते हैं तो हमें इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है। हमारे कर्मों का फल ही हमारे साथ चलता है। तो और भी अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपको ये कहानी खुद पढ़नी है तो मेरे चैनल का विजिट करें, उसमें ये आप पढ़ भी सकते हो। जय हिंद, जय भारत। कर्म का फल कहानी बहुत ही प्यारी और अच्छी कहानी है। पर दोस्तों इसमें फ़ौजियों का नाम बदल दिया गया है, परंतु वास्तव में वो फ़ौजी ही थे, क्योंकि इतनी पुरानी कहानी है कि फ़ौजियों का नाम हमें याद नहीं है। तो ये सिर्फ काल्पनिक नाम है, नेकचंद और बलबीर सिंह, क्योंकि इस कहानी के साथ यही मैच हो रहे थे। जय हिंद, जय भारत।